हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और टीचिंग एप्टीट्यूड की आज हमारी बहुत एक प्रकार से इस टीचिंग एप्टीट्यूड का बेस और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, आप उसके कॉन्सेप्ट जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बेसिक जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए इस जो क्लास है पूरी बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई विशेष कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत बेसिक है और यही बेसिक चीज़ें एग्जाम में हमें बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो चलो देखते हैं हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की बेसिक क्लास है एक्चुअल में आज क्या होने वाला है। देखिए, तो बात जैसा कि हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको आज समझ में आएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रभावी शिक्षण यानी इफेक्टिव लर्निंग कैसे होती है, कौन कौन से टीचर के लिए क्या ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है, जो हमारा सिलेबस होता है वो कैसा होना चाहिए, किस किस प्रकार की पॉलिसी को हमको फॉलो करना चाहिए, कौन सी मेथड को फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आगे होने वाली है। चलो, तो हम बात करने वाले इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। तो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं ना, प्रभावी शिक्षण अधिगम। अब देखो, प्रभावी शिक्षण अधिगम क्यों? क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता दूं, जैसा कि हमारी जो नई एनईपी, जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ना, नई जो शिक्षा नीति आई है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बच्चे का 360 डिग्री विकास होना चाहिए। ठीक है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास। क्या कहा गया है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, बच्चे का कैसा विकास होना चाहिए? सर्वांगीण विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, 360 डेवलपमेंट, है ना। तो बच्चे का जब सर्वांगीण आप विकास करना चाहेंगे, सर्वांगीण जब अब विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का मानसिक, बच्चे का शारीरिक, बच्चे का बौद्धिक, यानी बच्चे का इमोशनल, सभी प्रकार का वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी अगर आप, मैं आपको इजी भाषा बता दूं, तो हमने जो ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा था, ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा था, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो हमारे 3 प्रकार के लेवल होते थे। पहले में संज्ञानात्मक विकास होता था, दूसरे में ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास, दूसरे में कार्यात्मक विकास, और तीसरे में भावात्मक विकास। ठीक है ना। ये 3H वाला जो हमने कॉन्सेप्ट अपनाया था, हमने जो 3H अपनाया था, 3H। एक H से बन रहा था हार्ट, हेड, दूसरे H से बन रहा था हार्ट, और तीसरे H से बन रहा था हैंड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो 3H पढ़ा था, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी था। ये मतलब सबसे पहले ज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो है होता है पूरा मानसिक बौद्धिक विकास जरूरी है। इसके बाद दूसरे एज से हमने पढ़ा था हार्ट, है ना, ये ना भावात्मक विकास। बच्चा कैसा होता है? भावात्मक चीजों को देखता है, भावात्मक सोचता है। और तीसरा जो हिस्सा दिखा था हमने हैंड, मतलब वो क्रियात्मक, वो करके भी सीखता है बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। तो ये जो हमने चीजें पढ़ा था, तो ये सब चीज मिलकर टोटल कितना विकास करता है? 360 डेवलपमेंट, है ना, यानी कहते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, तो इन्हीं के बारे में आज हम अच्छे समझने वाले हैं। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम बड़ा कर लें। देखो, अब यहाँ बात करते हैं कि जो नेचर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण जो अधिगम है, उसकी प्रक्रिया का स्वभाव, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो हमको एक चीज विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लर्नर सेंटर्ड, यानी विद्यार्थी केंद्रित। कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी या शिक्षार्थी, छात्र विद्यार्थी शिक्षार्थी एक ही बात है। तो हमारा जो कहना चाहिए, जो हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए टीचिंग का, लर्निंग की प्रोसेस का, वो कैसा होना चाहिए? लर्नर कॉन्सेंट्रेट, यानी छात्र केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। मतलब छात्र के लिए ही तो क्लासें लगाई जा रही है, छात्र के लिए ही पाठशाला, छात्र के लिए ही लाइब्रेरी है, छात्र के लिए ही पूरा एनईपी सिस्टम की व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो सबसे ये महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, क्योंकि आपको पता, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे फेमस आते हैं। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर कोई एक बच्चा फेल हो गया, तो क्या बच्चा ही फेल हुआ, या शिक्षक फेल हुआ, या स्कूल फेल हुआ, या पूरी की पूरी ये एजुकेशन प्रणाली फेल हो गई? तो पूरी की पूरी प्रणाली फेल हो गई, ये मान लिया जाता है कि आपने कहीं ना कहीं गलतियां की है, इसलिए बच्चा फेल हुआ। तो बच्चे के ऊपर ही दोष नहीं आता, पूरे पूरे सिस्टम पे दोष आता है। ठीक है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है इंटरेक्टिव एंड
पार्टिसिपेटरी, परस्पर क्रियात्मक, है ना। तो बच्चे कैसे, मतलब जो हमारा जो कहना चाहिए लर्निंग स्वभाव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परस्पर क्रियात्मक होना चाहिए, परस्पर कैसा होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए। तो जब भी होता है पार्टिसिपेट बच्चे करें, बच्चे को एक प्रकार से ऐसा है कि चीजें कहना चाहिए उनके माइंड के हिसाब से, उनकी कहना चाहिए कंडीशंस के हिसाब से हमको कराना पड़ेगा। तीसरी चीज होता है गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख। लक्ष्य उन्मुख का मतलब था कि हम, हमारा जो टीचिंग लर्निंग है उसमें कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको करवाना है, टीचिंग कराना है। चौथा होता है एक्टिविटी बेस्ड। हमारा जो लर्निंग होते हैं क्रियात्मक आधार, मतलब जैसा कि आपने सुना होगा कि हम छोटे बच्चों को खेल खेल में एजुकेशन सिखाते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, क्योंकि जब आपने एल्गर डेल का जो शंकु सिद्धांत पढ़ा था, एल्गर डेल का शंकु सिद्धांत सीखने का, तो उसमें आपने देखा था कि जब हम चीजों को करके सीखते हैं, करते हैं प्रैक्टिकल, खुद हम प्रायोगिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम 90% तक चीजों को सीख जाते हैं, जबकि पढ़ने में केवल 10 से 20% चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड क्रियात्मक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगला होता है कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र। हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र जो है बोध है, वो चीजें होना चाहिए, हम बच्चों को सभी चीजों को लेकर उसको सिखाएं। अगला होता है कंटिन्यूस एंड डायनेमिक, निरंतर और गतिशील। एजुकेशन कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार सीखने वाली बात इसमें होना चाहिए। ठीक है ना, लगातार सीखते रहते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद और अगर हम और कुछ देखें तो उसके बाद कैसा होना चाहिए भैया, और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बढ़ाएं तो सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होगी उसमें हमारा माहौल कैसा रखेंगे, सकारात्मक, पढ़ें, किसी प्रकार की निगेटिविटी चीजों ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम रचनात्मक। रचनात्मक वातावरण चाहिए, कैसा होना चाहिए, रचनात्मक, है ना। मतलब कहना चाहिए कि आप जो है पूरा का पूरा जो भी कहना चाहिए माहौल है क्रिएटिविटी वाला होना चाहिए, बच्चे वहां पर कहना चाहिए बोर नहीं होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए, बच्चे एक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद हम कहते हैं मूल्यांकन आधारित। हमारी लर्निंग कैसे होना चाहिए, मूल्यांकन आधारित। ठीक है, मतलब मूल्यांकन आधारित यानी मूल्यांकन भी लर्निंग में होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर देखो मूल्यांकन एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसके बाद हम उसमें फीडबैक लेते हैं। उसमें मूल्यांकन इसलिए जरूरी है कि कितना विकास हो चुका है, कहाँ पर कमी है, कौन सी चीज है। तो अगर मूल्यांकन के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज बच्चों ने ध्यान नहीं दे पाया है, उसके बाद हमसे री कहना चाहिए री क्लास यानी फिर से पुनः क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, इससे और क्या चाहिए, हमारा हमारा लर्निंग ऐसा होना चाहिए कि आलोचनात्मक। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल, और सृजनात्मक, सोच को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। आलोचनात्मक और सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला कहना चाहिए लर्निंग होना चाहिए हमारा। ठीक है ना, तो ये लर्निंग चीजें हमारे पास होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखते हैं हम कि यहाँ पर टीचर का क्या रोल रहता है। अब हम यहाँ देखते हैं टीचर का यहाँ पर रोल क्या है। ठीक है, टीचर का रोल कैसा, अभी तो हमने ये देखा कि हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए, किन किन बातों पर विशेष फोकस करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है टीचर का रोल क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं टीचर का रोल ऑफ टीचर। तो टीचर जो होता है वहाँ एक प्रेरक की भूमिका में होना चाहिए, मोटिवेटर की भूमिका होना चाहिए। बिल्कुल सही, अगर किसी प्रकार से बच्चे के अंदर कहना चाहिए सीखने के प्रति कम उसमें सजग है, तो टीचर को उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे प्रेरक की भूमिका होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रेरणादायक कौन होता है, टीचर ही होता है। दूसरा गाइड और फैसिलिटर, है ना। गाइड मतलब मार्गदर्शक और सहायक। टीचर जो होता है एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है और सहायक की भूमिका में होता है। जब बच्चे को जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है उसे वो सहारा देने का काम कौन करता है, टीचर करता है, इसलिए वो मार्गदर्शक और सहायक के रूप में काम करता है। तीसरा है क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी सीखने के अनुकूल वातावरण बनाना। क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब वातावरण ऐसा होना चाहिए, एटमोस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि उसको सीखने में ज्यादा से ज्यादा उसको कहना चाहिए एडवांटेज मिले और वो ज्यादा से ज्यादा उत्सुक हो जाए। अगला है इंकरेजिंग क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने वाला, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, है ना। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, रचनात्मक प्रतिक्रिया देने वाला होना चाहिए। ठीक है ना,
और इनक्रोजिंग सेल्फ लर्निंग, स्व अध्ययन को बढ़ावा देना होना वाला चाहिए। ये टीचर की क्या होना चाहिए, टीचर की भूमिका होना चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका में ये महत्वपूर्ण चीजें होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इस बारे में अपन देखेंगे। भूमिका तो हमने देखा कि शिक्षक प्रेरक भी होता है, शिक्षक मार्गदर्शक भी होता है, शिक्षक सहायक भी होता है, शिक्षक एक बेहतर बेहतर वातावरण बनाता है। शिक्षक जो है इस प्रकार का वातावरण बनाता है कि बच्चे में जिज्ञासा हो जाए और जिज्ञासा को प्रेरित करने वाला होता है। क्रिएटिविटी या रचनात्मकता प्रतिक्रिया देने वाला माहौल बनाता है और स्व अध्ययन खुद करके सीखने को बढ़ावा देता है। ऐसी भूमिका कौन बढ़ाता है, शिक्षक बढ़ाता देता है। ठीक है, इसके साथ साथ में देखते हैं हम कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाने वाला काम कौन करता है, शिक्षक ही करता है। क्योंकि बच्चे के अंदर की समझ नहीं है तो यह काम कौन करता है, शिक्षक ही करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाना समझना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी बच्चे का अलग अलग कहना चाहिए, सभी जो बच्चे होते हैं सभी बच्चे का अलग अलग बौद्धिक लेवल होता है, मानसिक लेवल होता है ना। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना ये टीचर का काम है। जिसको आपने पढ़ा होगा उपचारात्मक शिक्षा मतलब जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको वैसा एजुकेशन देता है, ये टीचिंग एबिलिटी को होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, है ना, यूज फॉर मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। मतलब जो नई से नई शिक्षण कहना चाहिए मेथड है, शिक्षण पद्धतियां हैं, टीचिंग मेथड है, उनको हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी शिक्षण पद्धतियों का यूज ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा जिसमें छात्र बहुत ज्यादा सीख सके। ठीक है, उसके बाद हमें करना है प्रमोटिंग मोरल वैल्यूज, उन्हें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना पड़ेगा। देखो आपको पता है कि नैतिक मूल्यों को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे ताकि जिससे जो है नैतिक विकास जो है छात्रों का बहुत ज्यादा बढ़े। ठीक है, उसके बाद में सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। तो ये किस काम है, टीचर का ही काम है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे और टीम वर्क को बढ़ावा दे। और सामाजिक सुधारक के रूप में भी शिक्षक की भूमिका होती है, सामाजिक सुधारक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। तो ये सब अपन ने भूमिका देखे किसकी होती है, शिक्षक की। चलो अब देखते हैं एक अच्छे टीचर के कौन कौन से गुण होते हैं, एक अच्छे शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। हम देखते हैं कि अच्छे शिक्षक के कौन कौन से गुण होंगे। तो देखिएगा, डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, अगर कोई शिक्षक अच्छा होगा कब, जब उसको विषय का गहन नॉलेज होगा। मतलब अपने विषय में उसको पारंगतता हासिल होना चाहिए, अपने विषय में उसको महारतता हासिल होना चाहिए, अपने विषय का उसको गहन नॉलेज होना चाहिए। अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं। ठीक है, दूसरा क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की स्पष्टता, मतलब उसके अंदर विचार स्पष्ट होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन अभिव्यक्त करने की स्पष्टता होना चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सके ना। तीसरा गुड कम्युनिकेशन स्किल, शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए कि अच्छे संप्रेषण कौशल, मतलब बोलने का तरीका होना चाहिए, अच्छे से अच्छे वे करने का उसको कहना चाहिए। आप सरल भाषा में समझो कि बेहतर शिक्षक वो नहीं जो बहुत ज्यादा विद्वान है, बेहतर शिक्षक वो है जो विद्वान तो है लेकिन अपने नॉलेज को बेहतर डिलीवर कर पाता है छात्रों में। ठीक है ना। तीसरा पैसेंस और टॉलरेंस, मतलब धैर्य और सहनशीलता भी होना चाहिए, क्योंकि धैर्य जरूरी है, सहनशीलता भी जरूरी है, क्योंकि सभी प्रकृति और प्रवृत्तियों वाले बालक जो है कक्षा में पढ़ते हैं। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, सहानुभूति और समझ, शिक्षक के अंदर सहानुभूति भी होना चाहिए और समझ भी होना चाहिए। सहानुभूति भी जरूरी है, अगर किसी प्रकार से बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है तो सहानुभूति देके उसको उठाया जाता है। ठीक है, एंथुजियाज्म एंड पैशन फॉर टीचिंग, शिक्षण के प्रति उत्साह और लगन होना चाहिए। ठीक है ना, शिक्षण के प्रति क्या होना चाहिए, उत्साह और लगन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में निष्पक्षता और न्यायप्रियता, शिक्षक के अंदर कौन सी गुण होना चाहिए, फेयरनेस एंड इम्पैथी, निष्पक्षता और न्यायप्रियता के गुण होना चाहिए। ये अच्छे शिक्षक के गुण है ना। उसके बाद में देखते हैं एक अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए, शिक्षक चरित्रवान शिक्षक होना चाहिए। ये एक वन ऑफ द बेस्ट कहना चाहिए शिक्षक की क्वालिटियों में से एक है कि अगर शिक्षक का कैरेक्टर बेहतर होगा तो उसकी टीचिंग एबिलिटी भी उतनी ज्यादा बेहतर होगी ना। दूसरा सृजनशीलता और नवाचार होना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, शिक्षक के अंदर क्रिएटिव होना चाहिए ताकि बच्चों को नए नए चीज नवाचार करके नए नए तरीके से वो सिखा सके। गुड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी योजना और संगठन क्षमता बनाने वाला होना चाहिए। अगर अच्छी से अच्छी प्लानिंग करेगा तो वह उसको उतना अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। टीचर के अंदर एक गुण होना चाहिए। उसके बाद में कंटिन्यूस लर्नर ना, निरंतर सीखने वाला गुण, क्योंकि आपको पता है लर्निंग कैसा होता है, जीवंत पर्यंत चलने वाली बात है। अधिगम कैसा है, जीवंत पर्यंत चलने वाला है ना, जीवन हमेशा अधिगम चलते रहता है, सीखना सिखाना चलते रहता है, तो वैसे गुण होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व के गुण, टीम को लीड कर सके ऐसे गुण किसके अंदर होना चाहिए, शिक्षक के अंदर होना चाहिए। मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग, टीचर कैसा होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए। ठीक है, उसका देखते हैं
एडोप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता, तो शिक्षक के अंदर कैसा होना चाहिए, अनुकूलनशीलता के गुण होना चाहिए, है ना, स्थितियों के हिसाब से ढलने वाला, स्थिति परिस्थिति जो होती है उस हिसाब से ढलने वाला। और दूसरा बेहतर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, हास्य बहुत बेहतर से बेहतर होना चाहिए। ये सब किसके गुण होना चाहिए, टीचर के गुण होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं चैलेंज ऑफ टीचर ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, है ना, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को आने वाली चुनौतियां, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को आने वाली चुनौतियां, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को आती है, चलो देखते हैं। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पेड़ को रहने दो। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियां, तो देखो व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटान, ठीक है ना, व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटना, तो शिक्षण को व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटते आना चाहिए। अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के गुण होना चाहिए, उनको कक्षा में अनुशासन बनाए रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों में प्रेरणा की कमी, तो विद्यार्थियों में प्रेरणा की कमी होती है तो उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। अधिक पाठ्यक्रम और सीमित अधिक अधिक पाठ्यक्रम और सीमित समय, क्योंकि शिक्षक के पास एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि पाठ्यक्रम में सिलेबस बहुत ज्यादा है और समय कैसा होता है, बहुत कम होता है, तो उसको मैनेज करते हुए आना चाहिए। और संसाधनों और शिक्षण सामग्री की कमी, उतने ज्यादा शिक्षण सामग्रियां नहीं होती, आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं जितना फॉरेन कंट्रियों का है, तो वहाँ टीचर को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ता है। ठीक है, ये सब चुनौतियां आने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण जब पढ़ाता है, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो पढ़ाते समय उसको कौन कौन सी परेशानी आती है, इस बिंदु में बात करें तो सबसे पहली परेशानी हमने क्या देखे कि शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है तो विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं, अलग अलग भिन्नता वाले बच्चे रहते हैं, उनसे निपटना रहता है। दूसरा अनुशासन, क्योंकि बच्चे सभी प्रकार के उद्यम प्रवृत्ति के वाले भी रहते हैं, तो अनुशासन बनाए रखने वाली एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है वहां पर। उसके बाद विद्यार्थियों में प्रेरणा की कमी, हर कोई विद्यार्थी प्रेरित नहीं होता, किसी का पढ़ने में रुचि होती, किसी की नहीं होती, सबको मैनेज करना। अधिक पाठ्यक्रम सीमित समय, तो समय बहुत अल्प है और पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें, और बेहतर संसाधन क्लास में नहीं होते तो उसके लिए भी शिक्षक को मैनेज करना होता है। ठीक है, बेहतर संसाधन नहीं है तो सब किसको मैनेज करना पड़ता है, शिक्षक को ही मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, चलो अच्छा, और चीजें हैं। अधिक पाठ्यभार, अधिक पाठ्यभार का मतलब होता है ओवरलोड कैरिकुलम, बहुत ज्यादा पाठ्यभार होता है। ठीक है, अधिगम संसाधनों की कमी, अधिगम संसाधनों की कमी, अधिगम संसाधनों की कमी होती है ना, जो अभी अभी आपने बताया कि बहुत सारे चीजें जो रिसोर्सेज होते हैं कम होते हैं। फेयर ऑफ फेलियर, असफलता का भय बना होता है बच्चों के अंदर, उसको दूर करता है। प्रदर्शन की चिंता, मतलब बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाए, ये चिंता होती है उसके अंदर। सहपाठियों का नकारात्मक बिहेवियर जो है उनको भी उसको मैनेज करना पड़ता है। आत्मसम्मान की कमी, आत्मसम्मान की जो कमी होती है उसको भी वो मैनेज करता है। और प्रतिकूल माहौल बनाता है और आर्थिक समस्याएं भी आते जाते रहती है, इन सब से जो है शिक्षक कैसा होता है, उबारता है। ठीक है ना, और बहुत बार तो ऐसा होता है अभिभावक को समर्थन नहीं मिल पाता है। ठीक है, विद्यालय जो होता है उसमें बेहतर वातावरण नहीं हो पाता है, डिजिटल उपकरणों की कमी होती है, टेक्नोलॉजी नहीं रह पाती, डिजिटल लिटरेसी साक्षरता की कमी होती है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारे डिसेबल विकलांग बच्चे होते हैं, मानसिक समस्याएं ग्रहण कर लेती है, थकान भी आती, नींद भी आती। इन सब परेशानियों से कौन निपटता है, शिक्षक निपटता है। तो शिक्षक के अंदर ये सब क्वालिटी होना चाहिए कि इन सब चीजों से वो निपट सके। ठीक है ना, चलो उसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर है। ठीक है, तो देखो यह एक संयुक्त प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक आवश्यकताओं का आकलन करता है, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करता है और शिक्षण और सीखने की रणनीति विकसित करता है। ठीक है, और कार्य योजना का क्रियान्वयन करता तथा अनुदेशन के परिणामों को मूल्यांकन करता है। तो ये बात हो रही है कि यह ऐसी, यानी टीचिंग जो इस प्रकार की प्रोसेस है जिसमें शिक्षक जो है आवश्यकताओं का आकलन करता है, कौन कौन सी चीजें उसको चाहिए, और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमारा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। ठीक है, और बेहतर से बेहतर रणनीति जो है उसको कैसे करता है, विकसित करता है। ठीक है ना, और उसी हिसाब से प्लानिंग बनाता है, कार्य योजना बनाता है और उसी को बेहतर परिणाम के लिए क्रियान्वित करता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षार्थी से संबंधित कारक। शिक्षार्थी मतलब होता है लर्नर, है ना, यानी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि लर्नर यानी विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी की आयु और परिपक्वता।
तो एक बड़ा कारक है विद्यार्थियों की आयु और परिपक्वता, क्योंकि विद्यार्थी छोटी आयु के भी रहते हैं, बड़ी आयु के भी रहते हैं, कुछ कम मैच्योर रहते हैं, कुछ ज्यादा मैच्योर रहते हैं, तो मैच्योरिटी लेवल भी उनका वहां पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो ये सब चीज प्रकार कारक प्रॉब्लम भी करते हैं कई जगह। विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सभी विद्यार्थियों को एक सी मेंटल कंडीशन नहीं रहती, और हेल्थ, कुछ बच्चों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ बच्चों को मेंटल इश्यूज रहते हैं, तो ये सब कहना चाहिए उनसे रिलेटेड फैक्ट होते हैं। बुद्धि, योग्यता, दृष्टिकोण और रुचि और ध्यान, अलग अलग बच्चों में अलग अलग इंटेलिजेंसी होती है, उनका एटीट्यूड अलग होता है, उनका एप्टीट्यूड एबिलिटी अलग होती है, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, उनका अटेंशन अलग होता है। इन सब चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है। और प्रेरणा का स्तर और सीखने की इच्छा, तो ये सब जो है किससे संबंधित कारक होते हैं, विद्यार्थियों से संबंधित, लर्नर से संबंधित, एक शिक्षार्थी संबंधित कारक होते हैं। तो इन सब चीज को भी मैनेज कौन करता है, शिक्षक ही करता है। अब शिक्षक से संबंधित कारक देखिए, तो शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व। दूसरा, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का नॉलेज भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि शिक्षक जब तक खुद नॉलेजेबल नहीं होगा तो अच्छे से नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाएगा। उसका शिक्षक के संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो मतलब डिलीवर नॉलेज को देने का तरीका होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण करता है। विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का व्यवहार, है ना, तो कहने का मतलब एक अच्छा से अच्छा शिक्षक कब बेहतर हो पाएगा, जब उसका बेहतर व्यक्तित्व होगा, उसका जो नॉलेज होगा बहुत बेहतर होगा, वो कम्युनिकेशन, जो बोलने का तरीका होता है, नॉलेज देने का तरीका होता है, नॉलेज डिलीवर करने का तरीका, वो बहुत बेहतर होगा, और विद्यार्थियों के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब अच्छे शिक्षक को, है ना। अब भैया पाठ्यक्रम से संबंधित कौन से फैक्टर देखते हैं, तो पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का स्वभाव, किस प्रकार का पाठ्यक्रम का विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु का संगठन, मतलब किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, विषय वस्तु को जीवन से संबंध, विषय वस्तु मतलब बात हो रही है हमारे सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट कैसा स्वभाव है, कैसा संगठन, कैसे प्लान किया गया है, उसको जीवन से किस प्रकार से रिलेट करता है, और इसका उसका लेवल, कठिनाई का डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो डिफिकल्टी, सब्जेक्ट का जो डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सब चीजें कैसा करता है, मैटर करता है। ठीक है, चलो उसके बाद शिक्षण विधियों से संबंधित कारक देखते हैं। तो शिक्षण विधियां, उपयुक्तता, मतलब सही शिक्षण विधि उपयुक्त है या नहीं है। अब जैसे मान लो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब छोटे छोटे बच्चों को आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं उनको, तो बच्चे जो है लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उनके लिए जरूरी कि उनको खेल खेल में उनको एजुकेशन दिया जाए, छोटे बच्चों को जरूरी है कि छोटे छोटे प्रयोग किए जाए, ताकि उनके लेवल के हिसाब से हो। और यही चीज अपोजिट करते हैं अपन, कि बड़े बच्चों को प्राइम के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कराए तो वो भी उनके लेवल के हिसाब से नहीं होगा। तो कहने का मतलब उपयुक्त विधि उन बच्चों के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से, यानी जो संज्ञानात्मक ज्ञान है उसके हिसाब से ही उनके जो है शिक्षण विधि का यूज करना चाहिए। अभ्यास और क्रियान्वयन, बात कर रहे हैं आप प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की, किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अलग अलग क्लास, अलग अलग लेवल की क्लास होंगी, अलग अलग लेवल के बच्चे होंगे, तो उनके लेवल के हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से प्रैक्टिस कराना पड़ेगा और एक्सरसाइज कराना पड़ेगा ना। शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग, मतलब जो टीचिंग एड्स है उनका किस प्रकार से आप शिक्षण सामग्री को यूज करते हैं, किन के लिए कौन कौन सी सामग्री यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रयोग, मतलब रिलेटेड, अपन बोलते हैं ना, को रिलेटेड एक्टिविटी होना चाहिए, कहना चाहिए जिस चीज से हम समझ रहे हैं उससे संबंधित एक्टिविटीज हो जाए तो बहुत बेहतर है। जैसे मान लो मैं आपको एक नेशनल पार्क के बारे में समझा रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझा रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तो उसमें बहुत बेहतर क्या हो जाएगा कि मैं आपका एक भ्रमण टूर कर दूं और आपको साथ में जाकर नेशनल पार्क में विजिट करा दूं, तो नेशनल पार्क के बारे में आप ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे, तो वो कोरिलेट हो गया उससे, ठीक है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में चीजें होना चाहिए, ठीक है। अब पर्यावरण से संबंधित क्या है, कि पर्यावरण कैसे प्रभाव डालता है हमारे शिक्षा मेथड को, तो पर्यावरण से संबंधित कारक हम देखते हैं तो प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरण कैसे होता है, प्राकृतिक वातावरण प्रभावित करता है, ठीक है। सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण प्रभावित करता है पर्यावरण, और शिक्षण और अधिगम का समय, ठीक है। अब जैसे प्राकृतिक वातावरण का मतलब ये है कि मान लो ठंड का मौसम है और आप खुले में पढ़ रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, गर्मी का मौसम है और व्यवस्था नहीं है तो भी ठीक नहीं है। सामाजिक वातावरण मतलब आपके समाज में कहना चाहिए कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, आपके पास सोशल एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर नहीं है, लोग लिटरेट नहीं है, तो ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। अब शिक्षण और अधिगम का समय है, मान लो कि आप छोटे बच्चे हैं और उनको आप दोपहर में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भूख लग गई, नहीं पढ़ पाएंगे। मान लो आप पढ़ने का सही समय नहीं है, सही स्थान नहीं है, तो ये सब चीजें क्या है, फैक्ट करते हैं एजुकेशन को। चलो अब देखते हैं अधिगम के प्रकार।
अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो देखो कोग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम, है ना। संज्ञानात्मक अधिगम इसका मतलब है हमारा जो बौद्धिक स्तर का अधिगम होता है, हम जो दिमाग से सोचते हैं, समझने, हमारा लॉजिकल दिमाग काम करता है, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो जब हम हमारे ब्रेन से हम लॉजिक लगा के चीजों को सीखते हैं, हमारी बुद्धि लगा के हम चीजों को समझते हैं, तो उसको कॉग्निटिव लर्निंग कहा जाता है। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल या एक्टिविटी बेस्ड, हाँ, हम करके सीखते हैं, जब हम किसी चीज को करके सीखते हैं तो उस लर्निंग की बात कही गई है। तीसरा होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक, जब हम किसी की सहायता करके सीखते हैं या कोई हमारी मदद करता है तब हम सीखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, तो ये दोनों मिलती जुलती हैं। सहकारी अधिगम मतलब किसी के साथ में संयोग, मतलब जैसे मान लो दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो कोलैबोरेटेड वाला होता है वो कोई सहयोगात्मक भूमिका में होता है, वहाँ पार्टनर नहीं कह सकते आप, हेल्प करने वाला, मददगार कह सकते हैं। और सहकारी अधिगम में कह सकते हैं कोई पार्टनर है। आप जैसे मान लो आप दो फ्रेंड हैं, आपने दोनों फ्रेंड ने मिलकर कोई थीसिस बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया और सबमिट कर रहे, तो आपकी बराबर भूमिका होगी, तो आपका सहकारी अधिगम हो जाएगा वो। ठीक है, और दूसरा सहयोगात्मक, आपने कोई बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट बनाया और किसी छोटी मोटी चीज के लिए आपका फ्रेंड आपको सपोर्ट कर दे रहा है, ठीक है, तो वो सहयोगात्मक आपका अधिगम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अधीनस्थ अधिगम, हायरार्किकल लर्निंग या सबऑर्डिनेटिंग, तो एक ऊपर से नीचे जब आती लर्निंग, मतलब आपने जो है अपने नीचे वाले को सिखाया, फिर उसने सिखाया, फिर उसने सिखाया, तो ये हायरार्किकल लर्निंग है। इंडिविजुअल सेल्फ यानी व्यक्तिगत या स्व अधिगम, जब इंसान खुद से करके सीखता है, इसके बारे में बात कही जा रही है। चलो, अब यहाँ हो रहा है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, हस्तांतरण के प्रकार। ठीक है, देखो पॉजिटिव ट्रांसफर, सकारात्मक हस्तांतरण, और यहाँ निगेटिव ट्रांसफर और शून्य ट्रांसफर के बारे में बात किया गया ना। तो ये जो सकारात्मक ट्रांसफर है, हस्तांतरण के बारे में बात की है, निगेटिव और जीरो ट्रांसफर, तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि जब आपका जो पूर्व ज्ञान है, पहले का जो नॉलेज है आपका, वो आने वाले आने वाली एक्टिविटी में आपको हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो वहां उसका पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ। और जब वह ज्ञान उसमें उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो नकारात्मक यानी निगेटिव ट्रांसफर हुआ। और जब उसका वहां कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, शून्य, है ना। किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये एक सोहन हुआ। ठीक है, ये सोहन जो है, मान लेते हैं ये रनिंग करता है ना, एक खिलाड़ी है, रनिंग करता है, ठीक, एथलीट है ये, रनिंग करता है। ठीक है, अब ये खिलाड़ी रनिंग करता है, तो अब ये जो है, इस खिलाड़ी रनिंग है, अब इसने अपना खेल चेंज कर दिया। अब इसके बाद में ये जो है एक प्रकार से क्रिकेट खेलने लगा है, रनिंग सब कहाँ आ गया, क्रिकेट में आ गया है। ठीक है, तो जो रनिंग करता था, जो दौड़ लगाता था, जो सोहन है रनिंग करता था, दौड़ लगाता था, तो उसके जो दौड़ने का जो तरीका था, तो वो दौड़ने वाली तरीका जो है वो क्रिकेट में काम आ रहा है, उसको हेल्प मिल रही है। ठीक है, उसकी दौड़ का फायदा कहाँ मिल रहा है, क्रिकेट में मिल रहा है। उसकी जब वो फील्डिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, तो वहां जब दौड़ की आवश्यकता पड़ती है, तो रनिंग वाली जो है ना, तो कहने वाला एक जगह की पॉजिटिव, एक जगह चीज जो है दूसरी जगह काम आ रही है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चीज हो गई। ठीक है, पॉजिटिव चीज हो गई। अब दूसरा, ये पॉजिटिव हस्तांतरण हुआ। ठीक है, ये पॉजिटिव हस्तांतरण। अब मैं बताता हूँ निगेटिव हस्तांतरण। ये तो पॉजिटिव होगा, जब एक एक जगह हमने जो अधिगम सीखा है, वो दूसरे अधिगम में हमारा सपोर्ट करता है, हमारे लिए प्लस होता है, हमारा फायदा पहुंचाता है, तो पॉजिटिव अधिगम हो गया। निगेटिव हस्तांतरण, पॉजिटिव हस्तांतरण, और निगेटिव जो है ट्रांसफर क्या होगा, निगेटिव ट्रांसफर में हम क्या होगा कि जब कोई भी चीज हम जो हमारा जो पूर्व ज्ञान है, हम आगे की जो चीज सीख रहे हैं, उसमें हमको उसका नुकसान हो रहा है। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लो, ठीक, एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये अभी सोहन है, सोहन है, ये इसके पास एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये इस और स्क्रॉल करता है, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट होता है। ठीक है, और इसने, इसका एक मोबाइल है, ये इसको नेक्स्ट करने जा रहा है, बाई चांस इन केस ये मोबाइल से कहीं चला गया और उसको अचानक से उसके फ्रेंड का मोबाइल यूज करने मिल रहा है।
ठीक है। तो अब वो अपने फ्रेंड के मोबाइल में भी इधर स्क्रॉल कर रहा है, तो ये इधर ये प्रीवियस यानी बैक हो रहा है। कैसा हो रहा है? ये बैक हो रहा है, ये प्रीवियस साइड में आ रहा है, ठीक है। तो इसी और स्क्रॉल करना उसको जब मालूम कि इधर स्क्रॉल करते हैं तो नेक्स्ट होती चीजें, लेकिन वो इधर ही स्क्रॉल कर रहा है, क्या हो रहा है? बैक हो रहा है। तो ये जो है हस्तांतरण कैसा हो गया? निगेटिव हो गया, मतलब चीजें वही कर रहा है लेकिन उसको क्या हो रहा है? निगेटिव ना। चलो अब तीसरा तीसरा जो है जीरो वाला, जीरो हस्तांतरण, शून्य हस्तांतरण बोलेंगे, ये जीरो ट्रांसफर है ना। अब कहने का मतलब जो पुराना ज्ञान है वो नए ज्ञान में किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं दे रहा है, कोई काम है ना। मान लेते हैं सोहन है, ठीक है। ये सोहन बहुत अच्छी चाय बनाता है, बहुत अच्छी चाय बना रहा है, चाय बनाता है, ठीक है ना। उसको चाय बनाने की बहुत अच्छी कला है, टेक्निक मालूम है, ठीक है। लेकिन अब इस सोहन को पेंटिंग करना है, या इस सोहन को कहना चाहिए लकड़ी का बॉक्स बनाना है, तो ये चाय में जो उसने स्किल सीखा है, चाय में जो उसने कलाकारी सीखा है, इस लकड़ी के बॉक्स बनाने में कोई काम नहीं आएगी, कोई मदद नहीं आएगा। वहां जो नॉलेज था उसका यहाँ कोई काम नहीं आया। तो ये जो हो गया, ये जीरो कहना चाहिए, जीरो वाला नॉलेज हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये हमारे आज हमारी क्लास थी, ये हमने हमारी क्लास में सीखा। हमने देखा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार से भूमिका होती है, एक शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। शॉर्ट में एक बार पूरा कि भैया जो प्रभावी शिक्षण अधिगम क्या होता है? प्रभावी शिक्षण अधिगम वही होता है जब आप बच्चे के जो है पूरा 360 सर्वांगीण विकास के लिए मेहनत करते हैं, सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आप काम करते हैं, तो वही आपका प्रभावी शिक्षक होता है, जिसमें उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें जो उसका कहना चाहिए मतलब संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, तीनों प्रकार का विकास होना चाहिए, जो ब्लूम थ्योरी में हमने पढ़ा था, ब्लूम टेक्सोनॉमी में ये चीज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसे, तो लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, किसके ऊपर? छात्र के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण भूमिका बैठे। अब यहाँ हमने देखा कि शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक एक प्रेरक होना चाहिए, एक मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए, एक सहायक होना चाहिए, शिक्षक जिज्ञासा को प्रेरित करने वाला होना चाहिए, एक बेहतर से बेहतर अनुकरण एटमोस्फेयर, माहौल क्रिएट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। वो एक प्रकार से कहना चाहिए नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होने वाला चाहिए, डिजिटल चीजों को सिखाने वाला चाहिए, एडोप्टेशन की उसके अंदर भावना होना चाहिए, ठीक है। समाज को बेहतर नॉलेज या समाज सुधार की भूमिका होना चाहिए, तो ये शिक्षक की गुण होती है, ठीक है। अब इस अच्छे शिक्षक में और क्या क्वालिटी हो सकती है? तो अच्छा शिक्षक जो होता है गहन नॉलेज यानी डीपली नॉलेज होता है सब्जेक्ट का, उसको नॉलेज को डिलीवर करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए बेहतर आता है, उसका कम्युनिकेशन बेहतर होता है, वो धैर्य होता है, वो सहनशील होता है, वो समझदार होता है, उसके अंदर शांति होती है ना, और उसका शिक्षण के प्रति कहना चाहिए वो क्या होता है? उसका उत्साह होता है। ये सब अच्छे शिक्षण के क्वालिटी होना चाहिए। उसका बेहतर चरित्र होता है, उसके अंदर एक प्रकार से इनोवेशन, क्रिएटिविटी होती है ना, निरंतर सीखने वाले गुण होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो ये सब किसके अंदर गुण होते हैं? शिक्षक के अंदर, ठीक है। अब उसको कौन कौन सी चुनौतियां आती है क्लास में? तो भैया शिक्षक के सामने चुनौतियां कौन कौन सी आएंगी? उसको व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटना पड़ेगा, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बालक रहेंगे, उसको कक्षा में अनुशासन बनाए रखना पड़ेगा, उसको कक्षा में जो है किसी के अंदर मोटिवेशन कम है तो प्रेरक की भूमिका निभाना पड़ेगा, पाठ्यक्रम सीमित रहेगा लेकिन पाठ्यक्रम बहुत सारा रहेगा लेकिन समय सीमित है, तो इस प्रकार की चुनौती से उसको निपटना है, संसाधन में कमी होगी, उसके पास में शिक्षण सामग्रियां कम होगी, तो ये सब चीजें कहना चाहिए इसको मतलब शिक्षा के दौरान आती है प्रॉब्लम, ठीक है। और कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी? उसको आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, प्रेरणा की कमी हो जाएगी, अध्ययन की गलत आदतें होंगी, एकाग्रता की कमी होगी, तो इस प्रकार की चुनौतियां होंगी, इन चुनौतियों में भाषा की बाध्यता आएगी, इस प्रकार की चुनौतियों से उसको निपटना होगा, ठीक है। चलो उसके बाद में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे बच्चों के अंदर भय रहता है, असफलता का भय, प्रदर्शन की कमी, सहपाठियों के प्रति नकारात्मक भाव, आत्मसम्मान कमी, इन सब से किसको निपटना रहता है? शिक्षक को ही निपटना रहता है, ठीक है। तो ये जो हमने देखा आज हमने कि शिक्षक हुआ, शिक्षार्थी हुआ, टीचिंग मेथड हुआ, हमारा सिलेबस हुआ, उनसे रिलेटेड कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ा, ठीक है। अगर आप में से जो लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये हमारा कह लीजिए नेट, सेट, EMRS, AVS और अन्य शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में आता है, ठीक है।
तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। जो चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिएगा, और बेहतर कुछ चीजें आप जानना चाहते हैं तो उसमें उसके लिए भी कमेंट्स कीजिएगा, या आप जो चाहते हैं ठीक है तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।